सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना ये अनुलाभ वाला पॉइंट चल रहा था और अपन ने ये लास्ट पॉइंट चालू किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ। कि ऐसे अनुलाभ जो सभी कर्मचारियों के लिए प्राय करके करमुक्त माने जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला अनुलाभ अपन ने चालू किया था कल, चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी। इसमें मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि चिकित्सा भत्ता अलग चीज़ है, मेडिकल अलाउंस अलग चीज़ है, मेडिकल फैसिलिटी अलग चीज़ है। मेडिकल अलाउंस हमेशा पूर्णतया कर योग्य होता है। और मेडिकल फैसिलिटी का पॉइंट आया था तो मैंने आपको बताया था भारत में चिकित्सा सुविधा दी है नियोक्ता ने या भारत के बाहर चिकित्सा सुविधा दी है, इन दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया था। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है अवकाश यात्रा सहायता, लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसको अपन LTC भी बोलते हैं। ये भी पॉइंट कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यदि अवकाश यात्रा सहायता का पॉइंट प्रश्न में आता है तो आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होती है। जितनी राशि प्राप्त हुई है उस प्राप्त राशि में से इन तीनों में से जो भी सबसे कम राशि होगी वो राशि उसमें से घटा दी जाएगी। ये राशि करमुक्त मानी जाएगी इन तीनों में से जो सबसे कम होगी। तो या तो नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक राशि, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स फॉर LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, या यात्रा पर व्यय की गई वास्तविक राशि। तो ये दोनों पॉइंट तो बहुत आसान है, नियोक्ता से प्राप्त राशि और यात्रा पर व्यय की गई वास्तविक राशि। ये थर्ड पॉइंट जो है ये आपको ध्यान में रखना है, निम्नानुसार राशि। यदि यात्रा विमान से की है, बाई एयर करी है, तब तो सबसे छोटे रास्ते से मितव्ययी श्रेणी इकोनॉमिक क्लास का किराया, क्योंकि विमान के अंदर यात्रा में कई कैटेगरी होती हैं, इकोनॉमी क्लास भी होती है, बिजनेस क्लास भी होती है, तो इकोनॉमी क्लास का किराया। यदि यात्रा रेल से की है तो सबसे छोटे रास्ते से फर्स्ट AC के किराए की राशि, और यदि यात्रा सार्वजनिक परिवहन सेवा से की है यानी बस से की है तो सबसे छोटे रास्ते से फर्स्ट क्लास अथवा डीलक्स बस श्रेणी के किराए की राशि। तो बाई एयर है तो इकोनॉमी क्लास का किराया, यात्रा रेल से करी है तो फर्स्ट AC का किराया, और यदि बाई रोड करी है, बस से करी है तो फर्स्ट क्लास या डीलक्स बस की श्रेणी के किराए की राशि। तो ये तीनों राशियां अपन निकाल लेंगे। इन तीनों राशियों में से जो सबसे कम राशि होगी वो राशि तो हो जाएगी करमुक्त और बाकी की राशि हो जाएगी कर योग्य। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अवकाश यात्रा सहायता कर्मचारी को स्वयं के लिए अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी प्राप्त होती है। तो कर्मचारी के परिवार में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं? जीवन साथी, उसके बच्चे, कर्मचारी के माता पिता, भाई बहन जो पूर्णतः कर्मचारी पे आश्रित हो। अगर भाई बहन कर्मचारी पे आश्रित नहीं है तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे। यदि कर्मचारी भारतीय नागरिक है तो उसे मिलने वाली विदेश यात्रा पर नियोक्ता द्वारा वहन किया गया वह सदैव पूर्णतया कर योग्य होता है। ये बात ध्यान रखना है कि LTC जो है अवकाश यात्रा सहायता, ये केवल भारत के अंतर्गत अवकाश में यात्रा करने के संबंध में दी जाती है। यदि विदेश यात्रा के लिए LTC दी गई है तो वो पूर्णतया कर योग्य होगी। अवकाश यात्रा सहायता के अलावा यदि नियोक्ता अन्य खर्चे भी वहन करता है तो वह समस्त वह पूर्णतः कर योग्य होंगे। तो नियोक्ता यदि अन्य खर्चे वहन करता है तो वह पूर्णतः कर योग्य होंगे। इसका मतलब है कि अवकाश यात्रा सहायता केवल ट्रैवलिंग के लिए मिलती है, लीव ट्रैवल कंसेशन है इसका नाम। यानी आने और जाने के जो यात्रा के खर्चे होते हैं, चाहे आने जाने के खर्चे बाई एयर हों, चाहे बाई रेल हों, चाहे बाई बस हों, उसके लिए ये अवकाश यात्रा सहायता प्राप्त होती है। यदि वहाँ पर रुकने के लिए भी उसने खर्चे कर दिए, नियोक्ता ने उसके खाने पीने के लिए भी खर्चे कर दिए, तो वो सारे खर्चे जो होंगे वो पूर्णतः कर योग्य होंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि यदि यात्रा सहायता के अलावा यदि नियोक्ता अन्य खर्चे भी वहन करता है तो वह समस्त वह पूर्णतः कर योग्य होंगे। विदेश यात्रा पर यदि नियोक्ता कोई खर्चा करता है तो वह भी पूर्णतः कर योग्य होगा। और परिवार का मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने ही रखने हैं। और ये एक पॉइंट ये ध्यान रखना है,
1/10/1998 के पश्चात ऐसी कर मुक्ति केवल 2 बच्चों के लिए ही प्राप्त होगी। यानी 2 से अधिक बच्चों के लिए कर मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट सवाल एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर डाल देता है कई बार। तो अब इस पॉइंट को समझिए अच्छी तरीके से, इसका मतलब क्या है। यह सुविधा 4 वर्षों के एक खंड में अधिकतम 2 बार ही प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 4 वर्षों के एक खंड बना रखे हैं, पार्ट बना रखे हैं। जैसे ये एक खंड तो 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2017 का है, फिर ये 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021 का है। तो ये आपके इस टाइम पीरियड में आएगा, आपके असेसमेंट ईयर में। ये आपके असेसमेंट ईयर से पिछले असेसमेंट ईयर का खंड है। तो एक खंड के अंदर ये जो 4 वर्षों का एक खंड है, 2014 पूरा हो गया, जनवरी से चालू हुआ है, तो 2014 पूरा हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया और 17 हो गया। 4 वर्ष का ये खंड हो गया। ये 18 से 18, 19, 20 और 21, ये 4 साल का ये खंड हो गया। तो 4 वर्षों के एक खंड में अधिकतम कितनी बार यूज़ कर सकता है लीव ट्रैवल कंसेशन को कर्मचारी? 2 बार यूज़ कर सकता है। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है, मान लो ये वाला खंड था 2014 से 2017 वाला, इसमें कर्मचारी कितनी बार एलटीसी ले सकता था? 2 बार ले सकता था। मान लो उसने एलटीसी ली 1 बार ही, पूरे 4 साल में कितनी बार एलटीसी ली? 1 बार। ले कितनी बार सकता था वो? अधिकतम 2 बार। तो उसका 1 बार तो बच गया। तो वो जो बचा हुआ 1 वर्ष 1 बार का एलटीसी है वो अगले खंड में ले सकता है। लेकिन अगले खंड में भी कब ले सकता है? केवल पहले वर्ष में, केवल 2018 के अंदर वो यूज़ कर सकता है। पुराना यदि उसका 2 में से कोई एक बच गया हो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है आपको। तो पहले तो इस खंड के ईयर याद रखने हैं, 14 से 17 और 18 से 21, ये 2 खंड आपको ध्यान रखने हैं। यदि किसी खंड में केवल 1 बार यात्रा सुविधा का लाभ उठाया गया हो या 1 बार भी नहीं उठाया गया हो, तो केवल 1 यात्रा की सुविधा का लाभ अगले खंड के केवल प्रथम वर्ष में ही उठाया जा सकता है। यानी इसका सीधा सा मतलब है, ये एक खंड था जनवरी 14 से दिसंबर 17 तक का, 4 वर्षों का खंड था। इस खंड में कितनी बार वो एलटीसी ले सकता था? 2 बार ले सकता था। मान लो उसने 2 बार में से 1 बार भी नहीं ली या 2 बार में से 1 बार ले ली, तो वह 1 बार जो अगले खंड है उस अगले खंड के केवल प्रथम वर्ष में पिछले साल की 1 एलटीसी का यूज़ कर सकता है। ये विशेष नियम है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये एलटीसी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में ये छोटे छोटे से पॉइंट अब आप और समझ लीजिए। करमुक्त अनुलाभ के पॉइंट हैं ये सारे के सारे, बहुत आसान से पॉइंट हैं जो एक बार पढ़ते ही आपके समझ में आएंगे। कार्यालय कार्य से संबंधित पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स इत्यादि की सुविधा करमुक्त होती है। दुर्घटना बीमा पॉलिसी का यदि नियोक्ता के द्वारा भुगतान किया गया है तो वह प्रीमियम भी करमुक्त होता है। कर्मचारी के ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण या रिफ्रेशर इत्यादि पर किए गए वे भी करमुक्त होते हैं। नियोक्ता ने यदि लैपटॉप या कंप्यूटर जो नियोक्ता के स्वामित्व में हो या नियोक्ता ने किराए पर लिया हो, यदि कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को उपयोग करने हेतु दिया गया तो वो भी करमुक्त माना गया है। यदि कर्मचारी का ट्रांसफ़र किया गया हो तो 15 दिन तक होटल में आवास की सुविधा भी करमुक्त मानी गई है। स्वास्थ्य क्लब, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स इत्यादि की सुविधाओं का प्रयोग जिसे नियोक्ता ने अपने सभी कर्मचारियों को एकरूपता के साथ प्रदान की हो तो वह भी करमुक्त होती है। लेकिन सभी कर्मचारियों को नहीं दी, किसी एक कर्मचारी को दे दी तो उस कर्मचारी के लिए फिर वो अनुलाभ माना जाएगा और कर योग्य होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है, अपने सभी कर्मचारियों को दी गई हो, सभी कर्मचारियों को एक रूपता के साथ प्रदान की गई हो तो करमुक्त मानी जाएगी। कौन सी सुविधा? हेल्थ क्लब की सुविधा या स्पोर्ट्स इत्यादि की सुविधा। यदि सभी को नहीं दी, किसी एक कर्मचारी को दी है तो उस कर्मचारी के लिए वो कर योग्य होगी। इसी तरीके से कर्मचारी को प्रदान टेलीफोन की सुविधा जिसमें मोबाइल फ़ोन भी शामिल है वो भी करमुक्त होती है। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को 20,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण या रियायती ऋण दिया गया हो तो ऐसी सुविधा भी करमुक्त मानी जाती है। तो ये बड़े कॉमन से पॉइंट हैं
जैसे ऑफिस काम से टेलीफोन दे दिया, कर मुक्त माना जाएगा। मोबाइल के सहित पत्र पत्रिकाएं, जर्नल इत्यादि के खर्चे हैं वो कर मुक्त माने गए हैं। यदि किसी कर्मचारी को ट्रांसफ़र हो गया तो 15 दिन तक होटल में रहने का खर्चा कर मुक्त माना गया है। लैपटॉप या कंप्यूटर यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को दिया वो कर मुक्त माना जाता है। उसकी ट्रेनिंग, रिफ्रेशर इत्यादि का खर्चा कर मुक्त माना गया है। दुर्घटना बीमा पॉलिसी का प्रीमियम है वो कर मुक्त माना गया है। तो ये इजी पॉइंट हैं जो कॉमन सेंस से आपके समझ में भी आते हैं और ध्यान में भी रह जाते हैं। तो ये सारे कर मुक्त अनुलाभ हैं, यानी इनके ऊपर अपन टैक्स नहीं लगाते। अब इस चैप्टर के अंतिम चरण के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि वेतन में से कटौतियाँ कौन कौन सी की जाती हैं। डिडक्शंस फ्रॉम द सैलरी, ये आपको एक ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपसे वो सवाल में पूछेगा कि कर्मचारी की कर योग्य आय निकालिए, तो कर योग्य आय के अंतर्गत आप वो सारी उसकी बेसिक आय वगैरह लेंगे, भत्ते लेंगे, अनुलाभ लेंगे और ग्रेच्युटी लेंगे, पीएफ लेंगे। ये सारी चीज़ें जोड़ने के पश्चात उसके वेतन में से लास्ट में डिडक्शंस घटा देंगे। डिडक्शन घटाने के बाद जो बचेगा वो होगी उसकी टैक्सेबल सैलरी, कर योग्य वेतन। तो देखिए, वेतन में से केवल 3 प्रकार की कटौतियाँ दी जा सकती हैं। तो पहले नंबर पे तो आती है प्रमाणित कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रत्येक वेतन भोगी कर्मचारी को या पेंशन भोगी को निम्नलिखित में से जो सबसे कम हो उसकी कटौती असेसमेंट ईयर 2020-21 से दी जाती है। असेसमेंट ईयर 20-21 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 से दी जाएगी। 50,000 रुपये की कटौती है ये मैक्सिमम, या सकल वेतन की राशि। मान लीजिए किसी का सकल वेतन ही 40,000 है तो उसको 40,000 की कटौती मिल जाएगी, और मैक्सिमम अमाउंट इसकी कितनी है, 50,000। मान लीजिए किसी का ग्रोस सैलरी 3 लाख है तो 3 लाख में से 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो बाकी की राशि उसकी वेतन की कर योग्य मान जाएगी। तो ये 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी प्रत्येक वेतन भोगी कर्मचारी को मिलेगी। कब से, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21 से। दूसरी प्रकार की जो कटौती की राशि है उसको अपन कहते हैं मनोरंजन भत्ते की कटौती, डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो देखिए, ये इंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार तो उसके सैलरी के अंदर जुड़ेगा, भत्ता है ये भत्ते, मैंने आपको बताया था इंटरटेनमेंट अलाउंस भत्ता कर योग्य एक बार तो जुड़ जाएगा उसके सैलरी में। तो बाद में इन निम्न में से सबसे कम राशि की कटौती दी जाती है। एक बार जोड़ने के पश्चात फिर इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी उसकी उसको छूट भी दे देंगे, डिडक्शन भी दे देंगे। कौन कौन सी 3 राशियां हैं, वास्तविक प्राप्त राशि 5,000 रुपये या मूल वेतन का 20%। और ये बात इसमें अब ध्यान रखनी है नोट के अंदर कि ये कटौती जो है ये सभी कर्मचारियों को नहीं दी जाती, यह कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को ही दी जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन तो प्रत्येक वेतन भोगी कर्मचारी को दी जाती है, इसमें अपन ने लिखा था प्रत्येक वेतन भोगी कर्मचारी को दी जाती है, लेकिन इंटरटेनमेंट अलाउंस की जो कटौती है ये प्रत्येक को नहीं जाती, केवल सरकारी कर्मचारियों को ही दी जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। तो जब भी इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो आप ये देखोगे इसकी डिडक्शन किसको मिलेगी, केवल सरकारी कर्मचारी को। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस कटौती को देते समय वास्तविक मनोरंजन व्ययों की राशि को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यानी कि उस व्यक्ति ने खर्चा किया है एंटरटेनमेंट पे या नहीं किया है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है सरकारी कर्मचारी को तो उसको ये डिडक्शन देंगे। कितने रुपए की डिडक्शन देंगे, निम्न में से जो सबसे कम राशि होगी उसकी डिडक्शन देंगे। तो निम्न में कौन कौन सी राशियाँ हैं जो सब, एक तो वास्तविक प्राप्त राशि, मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी है 5,000 रुपये या मूल वेतन का 20%, ये तीनों निकाल लेंगे। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी उसकी उसको छूट दे देंगे, चाहे उसने खर्चा किया हो इंटरटेनमेंट पे चाहे नहीं किया हो। विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि ये डिडक्शन सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी, केवल सरकारी कर्मचारियों को वेतन में से कटौती प्रदान की जाएगी। और तीसरी जो कटौती है वो कटौती है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, रोजगार कर की। तो यदि कर्मचारी ने अथवा नियोक्ता ने रोजगार कर का भुगतान किया गया है तो भुगतान की गई राशि की कटौती दी जाती है। देखो, रोजगार कर जो है एम्प्लॉयमेंट टैक्स वो कर्मचारी भी भुगतान कर सकता है
हो सकता है कर्मचारी का एम्प्लॉयमेंट टैक्स किसने भुगतान कर दिया हो, नियोक्ता ने। तो यदि नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है रोजगार कर तो वह कर योग्य होता है, अतः पहले कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाता है, तत्पश्चात नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि कटौती के रूप में घटा दी जाती है। तो यदि नियोक्ता ने पेमेंट करा है तो पहले तो एक बार जुड़ेगा वो, क्योंकि वो कर योग्य है, और फिर उसको बाद में डिडक्शन के रूप में घटा दिया जाएगा। और यदि कर्मचारी ने पेमेंट करा है तो उसको पहले जोड़ा नहीं जाएगा, सीधे डिडक्शन के अंतर्गत ही 2 बार नहीं आएगा, केवल 1 बार आएगा। और यदि नियोक्ता ने पेमेंट करा है तो ये पॉइंट विशेष ध्यान रखना है नोट में, यदि नियोक्ता ने पेमेंट करा है एम्प्लॉयमेंट टैक्स का तो पहले तो वो जुड़ेगा एक बार वेतन के अंतर्गत, क्योंकि वो अनुलाभ मान लिया गया है, क्योंकि रोजगार कर को भुगतान करने का दायित्व किसका था, कर्मचारी का। पेमेंट किसने कर दिया, नियोक्ता ने, तो उसको अनुलाभ मान के एक बार तो उसको जोड़ दिया जाएगा और उसके पश्चात फिर उसको घटा दिया जाएगा डिडक्शन के रूप में भी। और यदि कर्मचारी ने ही रोजगार कर का भुगतान किया है तो फिर सीधे डिडक्शन के अंदर उसको घटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल 3 प्रकार की कटौतियाँ मिलती हैं वेतन में से। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी कर्मचारियों को मिलेगी, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50,000 रुपये। मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी, निम्न में से तीनों में से जो सबसे कम होगी। वास्तविक प्राप्त राशि 5,000 रुपये या मूल वेतन का 20%। रोजगार कर जो है वो यदि नियोक्ता ने पेमेंट करा है तो एक बार तो उसके वेतन में जुड़ेगा, बाद में डिडक्शन के रूप में घट जाएगा। यदि कर्मचारी ने रोजगार कर का भुगतान किया है तो सीधे डिडक्शन में छूट के अंदर वो राशि घटा दी जाएगी। तो ये 3 प्रकार की ही केवल डिडक्शन है जो वेतन में से दी जाती हैं। तो ये सैलरी वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है आज। इसके अंतर्गत जितने पॉइंट थे वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक एक करके वीडियो लेक्चर के अंतर्गत क्लियर करा दिए हैं। चूँकि ये एक बड़ा चैप्टर था इसलिए इसके काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं। अब इसके मैं आपको असाइनमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो असाइनमेंट के रूप में आपके इसमें ग्रुप के अंतर्गत भी डाल दूंगा। इसके पश्चात अपन एक नेक्स्ट चैप्टर नया चालू करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो थैंक यू वेरी मच।